Good morning, class 6th students. Welcome again to your social studies classes. So class 6, we are studying lesson number 22 from your subject, and in lesson number 22 we are studying about diversity in understanding diversity in India. तो डाइवर्सिटी क्या होता है हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, सेकेंड पार्ट में डाइवर्सिटी भारत में कैसे है ये हमने पढ़ा। चलो अब इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, केस स्टडी पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी पढ़ेंगे और यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। कौन से पेज नंबर पे है ये? 148। तो 148 पेज हम साइड जाएंगे। 148 इफेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। चलो, डाइवर्सिटी एनरिचेस आवर लाइव्स। ठीक है, डाइवर्सिटी हमारे जीवन को क्या बना देती है? एक उत्साहवर्धक, एक प्रॉस्पेरिटी हमारे लाइफ में वो देती है। आवर कल्चर एग्जिबिट्स द मिक्सचर ऑफ सेवरल इन्फ्लुएंसेस एक्वायर्ड ओवर द एजेस। तो जो हमारी सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है वो क्या होता है? मिक्सचर होता है, जो हम लोगों ने सालों से जो हम लोग करते आ रहे हैं। दिस indicates how people in the past were tolerant and open to new ideas. This ability to adapt helped them to develop a great civilization. Today, each region of India has a distinct culture. These varied cultures have led to the growth of a common culture called Indian culture. तो क्या हुआ? आपका हमको इन बातों से ये पता चल जाता है कि जो पुराने लोग थे, जो हमारे प्रेडेसर्स थे, उन्होंने कितना ज़्यादा इनटॉलरेंट थे, चीज़ों को वो तुरंत से क्या कर लेते थे? डेवलप कर लेते थे अपने अंदर। उनको ये नहीं रहता था कि हम इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेते थे और उसके साथ फिर इसी तरीके से हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी बनता है। और अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों के कल्चर अगर हम उनको मिला दें तो वो हम सबको भारत देश का ही हमारा क्या बन जाता है? कल्चर बन जाता है, जिसको हम लोग इंडियन कल्चर के नाम से जानेंगे। चलो, इफेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी में नो रीजन ऑफ इंडिया इज इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। अच्छा, कोई भी रीजन भारत का इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है। ईच रीजन हैज़ टू डिपेंड ऑन अदर्स टू फुलफिल देयर नीड्स। हर रीजन को एक दूसरे रीजन पर क्या करना पड़ता है? डिपेंड रहना पड़ता है अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? और नेचुरल कलामिटी, जैसे कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे कि सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो क्या होगा? is less likely to affect the country as a whole, because if the affected area faces scarcity of anything, it can easily secure its supply from the other states. Thus, diversity makes our lives easier and more comfortable. तो देखो क्या होता है, अगर मान लो कहीं पर हमारे देश के किसी कोने में किसी एक स्टेट में सूखा पड़ गया, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, तो वहाँ पे जो दूसरा स्टेट्स हैं, अदर स्टेट्स हैं जो कि अफेक्टेड नहीं है उस नेचुरल कलामिटी से, वो उस स्टेट को जो कि अफेक्टेड है उसको क्या करेंगे? उसको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको पैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो अपना इस नेचुरल कलामिटी से वो उभर करके आ सके। चलो बात जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। यूनिटी इन डाइवर्सिटी में क्या लिखा है? Despite the multiplicity of regions, languages, caste, regions and cultures, there has always been an underlying unity in India. अब अलग अलग तरीके के सबको पता है, आपको पता चल गया, कब से आप यही पढ़ रहे हो, हमारे देश में अनेकता में एकता है। People belonging to different regions have made valuable contributions to the development of the country. अच्छा, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारे देश को स्वतंत्रता कैसे मिलती है, किन किन लोगों के सहयोग से स्वतंत्रता मिलती है, जिसको हम फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं हिंदी में। ये एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का
सबसे अच्छा उदाहरण है, गुड एग्जाम्पल है। कैसे? अलग अलग रिलीजन के लोग हमारे देश के लिए समर्पित होते हैं, है ना। हिंदू में भी बहुत लोगों ने अपने सैक्रिफाइस कर दिए, मुस्लिम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ सैक्रिफाइस की। द इनजस्टिसेस ऑफ ब्रिटिश रूल ब्रॉट द पीपल ऑफ इंडिया टुगेदर। जब ब्रिटिश रूल ने हमारे देश के साथ अन्याय करना शुरू किया, हमारे देशवासियों के साथ अन्याय करना शुरू किया, तो हम सब इकट्ठा हो गए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। The British tried to rule India with their divide and rule policy but could not succeed as people of India remained united in their struggle against the British. Britishers का यही मोटिव था, डिवाइड एंड रूल करो, आपस में ही इनको भड़का दो और इनको आपस में ही लड़ने दो और हम लोग रूल करेंगे भारत पे, लेकिन वैसा कुछ नहीं कर पाए। द फोर्स ऑफ लव, ठीक है, ट्रूथ एंड डिवोशन केप्ट देम टुगेदर। प्रेम का भाव, है ना, डिवोशन समर्पण का भाव और सच्चाई का भाव हमको आपस में एक जोड़ करके रखता है। Many songs and symbols stand for the historic struggle of the people and even today they bind people together emotionally। जैसे कि आप पेट्रियोटिक सॉन्ग्स की बात कर लो, देशभक्ति के जो भी सॉन्ग्स होते हैं, गाने होते हैं, इसमें यही लिखा रहता है, ठीक है। हम सब क्या है, अदर अदर रिलीजन है, अलग अलग क्रीड है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग कस्टम, बिलीव, ट्रेडिशन सब अलग है, लैंग्वेज, पहनावा, खाना पीना सब, लेकिन हम सब लोग आपस में एक भारतवासी हैं, अपने देश के लिए समर्पित हैं। नेशनल इंटीग्रेशन लाइज इन यूनिटी। आवर कंट्री इज बाउंड एज अ सिविलाइजेशन ड्यू टू इट्स कॉमन कल्चर, देयरबाय प्रिजर्विंग द नेशनल आइडेंटिटी नोन एज आवर हेरिटेज। अब हमारा जो कॉमन कल्चर बना, जो इंडियन कल्चर बना, वो उसको हम लोग हेरिटेज एक बना के हम लोगों ने रखा है। नो मोर में आ जाओ। Our first Prime Minister Jawaharlal Nehru coined the phrase unity and diversity to describe India। तो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है, उन्होंने ही इस टर्म का इस्तेमाल किया था, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, ताकि वो भारत को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सके लोगों के सामने कि हाँ भारत वाकई में है क्या। अच्छा, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अच्छा, उर्दू पोएट मोहम्मद इकबाल ने क्या लिखा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। डाइवर्सिटी, लद्दाख एंड केरल। अब केस स्टडी हम लोग पढ़ेंगे। केस स्टडी सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है आपके सब्जेक्ट का, है ना। केस स्टडी से हम लोगों को, केस स्टडी को पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है। केस स्टडी पढ़ोगे, डाइवर्सिटी पढ़ोगे, लद्दाख और केरल में कैसे है, और उसके बाद आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। चलो देखो क्या लिखा है। लद्दाख एंड केरल आर लोकेटेड एट टू ऑपोजिट एंड्स ऑफ इंडिया। अब आपने देखा है ना, जो हमारा देश है, ये फिगर भी बनाने आता है मैप इंडिया का, ये हमारा देश है, तो केरल इस साइड में है ना, और ये जम्मू कश्मीर है, तो लद्दाख किधर है? इस साइड में, ठीक है। आप लोग मैप में देखना, ठीक है। चलो, तो आपने देखा है कि नॉर्थ पोर्शन में, एकदम नॉर्थ की तरफ क्या है? लद्दाख है, और सदर्न मोस्ट पार्ट में क्या है? केरल है। They are as diverse in their culture, customs and lifestyle as they are in their physical features। अब physical features में जितने वो डाइवर्स है, एक नॉर्थ के डायरेक्शन में, एक एकदम साउथ मोस्ट डायरेक्शन में, उतना ही वहाँ पे कल्चर में भी भिन्नता है, डाइवर्सिटी है। लद्दाख टू द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैंने बताया ना जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है लद्दाख। लाइज अ न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी लद्दाख। अच्छा, यूनियन टेरिटरी लद्दाख अभी बनाया गया है 2019 में। विच इज़ अ कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन्स। अब ये क्या है? ठंडा रेगिस्तान है पहाड़ों के बीच में। इट इज़ बाउंड बाई टू माइटी माउंटेन रेंजेस। दो बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस यहाँ पे कौन कौन सा है? काकाकोरम इन द नॉर्थ, और ग्रेट हिमालयाज किधर से आ रहा है? ईस्ट में। तो नॉर्थ से काकाकोरम रेंज लोग जानते हैं ना, जो हिमालय और हिमालयन रेंज, ये दोनों बाउंड करता है लद्दाख। Since this region does not receive any rain and is covered with snow most of the time, very little agriculture is possible here। यहाँ पे हमेशा बर्फबारी होती रहती है, बारिश होती ही नहीं है, तो क्या होता है यहाँ पे? अनाज भी नहीं उगता है।
Whatever little water is available in the area comes from the snow melting from the glaciers during the summer months. जो भी थोड़ा बहुत पानी मिलता है कैसे मिलता है, तो बर्फ पिघलता है गर्मियों के महीनों में. However, being a desert does not mean that Ladakh is an abundant area. In earlier times, it was considered the best trade route between Punjab and Central Asia. For centuries, traders carried textiles, spices, raw silk, carpets, etc. or ponies from Amritsar to the Central Asian towns of Yarkand and Khotan. Leh was the midway stop on this long route. तो देखिए लद्दाख फिजिकल रीजन में वो इतना कोल्ड है और एक कोल्ड डेजर्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक एबंडेंट एरिया है, यहाँ पे कोई काम नहीं होता. ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस रूट है. जैसे कि यहाँ पे बेस्ट ट्रेड रूट है हमारा पंजाब और सेंट्रल एशिया में. ठीक है, सालों से क्या हो रहा है यहाँ पे, टेक्सटाइल्स हो गए, कपड़े हो गए, मसाला हो गया, रॉ सिल्क हो गया, कारपेट्स हो गया, दरिया वगैरह जो होता है, दरी वगैरह. ठीक है, ये सब अमृतसर से सेंट्रल एशियन टाउन्स में भेजा जाता है. और लेह जो है बीच में पड़ता है, मिडवे स्टॉपेज है, जहाँ पे लंबा रूट है तो लोगों को थोड़ा सा रेस्ट भी तो करना पड़ेगा, तो लेह में रेस्ट करते हैं. Physical appearance and dressing style of the people of Ladakh are generally quite different from the rest of India. तो यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस जो लोग वहाँ पे दिखते हैं और जो लोग वो लोग पहनते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है. इट इज़ मोर लाइक दोज ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया. तिब्बत जो चाइनीज़ लोग हैं उस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा लोग दिखते हैं. मेनली बिकॉज ऑफ द कल्चरल एक्सचेंजेस दैट टुक प्लेस बिटवीन द ओरिजिनल ट्राइब्स ऑफ लद्दाखीज एंड द तिब्बतन्स. अब ऐसा क्यों हुआ, वैसे ही के लोग की तरह ही लोग भी क्यों दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मिंगलिंग हो गया. इंटरमिंगलिंग मतलब आपस में एक दूसरे के इनके कल्चर मिल जाते हैं. जो तिब्बतियंस हैं वो और लद्दाखीज हैं, इनके बीच का कल्चर मिल जाता है, तो ये लोग भी तिब्बतन्स के तरीके से दिखने लगते हैं. स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू तिब्बत थ्रू लद्दाख प्रूव्स द कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन देम. अब आपको जब हमने बुद्धिज्म पढ़ाया था तो ये बताया था कि वो आउट ऑफ इंडिया वो कहाँ तक डेवलप होता है, तो आपको सबसे पहले वहाँ पढ़ाया गया था कि तिब्बत में किस तरीके से बुद्धिज्म को लोग फॉलो करते हैं. तो लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज मिनी तिब्बत. तो लद्दाख को इसलिए हम लोग मिनी तिब्बत के नाम से भी जानते हैं. पीपल, यहाँ पे लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, दे रेयर शीप, भेड़ वगैरह यहाँ पे लोग पालते हैं. दीज शीप आर रेयर एज दे प्रोड्यूस द प्राइज्ड पश्मीना वुल. अब ये जो शीप हैं ये बहुत रेयर है. रेयर मतलब बहुत कम जगहों पर पाए जाते हैं, स्पेशली लद्दाख रीजन में ही पाए जाते हैं. और ये कौन से ऊन देते हैं हमको, पश्मीना वूल देते हैं, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है वूल का. दिस वूल मेक्स इट्स वे टू श्रीनगर थ्रू लेह. अब इस ऊन को श्रीनगर भेजा जाता है लेह वाला जो बिजनेस रूट है उसके द्वारा. वेयर स्किल्ड आर्टिसंस वीव इनटू शॉल्स. अब जो आर्टिसंस हैं जो बहुत ही स्किल्ड हैं अपने काम में, वो उनका शॉल बनाते हैं. फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर वार्मथ एंड सॉफ्ट टेक्सचर. अब जो पश्मीना के शॉल्स होते हैं पश्मीना वूल के, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है थ्रू आउट इंडिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमें गर्मी प्रोवाइड करते हैं अपने सॉफ्टनेस के लिए. ठीक है, पीपल ऑफ लद्दाख मेनली ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एज वेजिटेशन इज़ वेरी स्केयर्स. लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो सकता है, तो वहाँ के लोग मेनली मीट हो गया, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स होता है, यही सब खाते हैं. ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स. हर एक फैमिली मेम्बर्स में वहाँ पे कुछ बकरियाँ होंगी उनके पास, काउज होंगे ना, गाय होंगी, तो यॉर्क काउज ये भी वहाँ पे हमको मिलते हैं. चलो ये हो गई आपकी लद्दाख की बात. अब आ जाओ केरल में. केरल आपका सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में है. ठीक है, स्टेट लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. इट इज़ बाउंड बाय द वेस्टर्न घाट्स ऑन वन साइड एंड द अरेबियन सी ऑन द अदर. वेस्टर्न घाट से एक तरफ से और अरेबियन सी से दूसरी तरफ से केरल बाउंडेड है. तो लद्दाख के बारे में आपने क्या देखा, एक तरफ से काकाकोरम रेंज और एक तरफ से हिमालयन रेंज से सराउंडेड है, तो वो माउंटेनियस रीजन होता है. और केरल एक तरफ से अरेबियन सी हो गया और एक तरफ से क्या हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया. तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा, कोस्टल रीजन. केरल किस लिए पॉपुलर है, फॉर स्पाइसेस, मसालों के लिए पॉपुलर है. ठीक है, जैसे कि पेपर हो गया, काली मिर्च हो गई आपकी, क्लोव माने लौंग, कार्डमम माने इलायची, ये सब आपको पहाड़ों पर इन सबों की खेती आपको दिख जाएगी. सिंस एंशिएंट टाइम्स ड्यू टू इट्स फ्लरिशिंग स्पाइस ट्रेड. अब यहाँ पे बहुत पुराने ज़माने से, बहुत पुराने समय से यहाँ पे मसालों का व्यापार बहुत अच्छा चलता है. तो केरल हैज़ बीन एज एन अट्रैक्टिव प्रॉस्पेक्ट फॉर दी ट्रेडर्स. तो केरल में लोग व्यापारी जो हैं उनके लिए बहुत ही एक हॉट स्पॉट है इनके लिए, कि एक अट्रैक्टिव प्लेस है.
देखिए ग्रीस, रोम, चाइना, अरेबिया, ये सारी कंट्रीज जो हैं उनका ट्रेड लिंक्स है केरला से, क्योंकि केरला से इन सारे कंट्रीज में क्या रहता है, स्पाइसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। जेविश अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट वंस टू कम हियर। तो जेविश ज्यूज लोग थे वो लोग, और अरेबियंस, ठीक है, उसमें जो व्यापारी थे अरब के, वो लोग सबसे पहले केरल आए थे। इट इज बिलीव्ड दैट सेंट थॉमस, अब सेंट थॉमस कौन थे, अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था ना, कन्फ्यूशियस के दौरान पे थे। सेंट थॉमस अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट यहाँ पे आए थे 2000 साल पहले एंड ब्रॉड क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। तो केरल के थ्रू हमारे देश में क्रिश्चियनिटी आती है। सेंट थॉमस आए, उन्होंने क्रिश्चियंस के बारे में बताया, क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उनके बारे में बताया, और फिर केरल में, अब केरल जो कि भारत का हिस्सा है ना, भारत का हमारा एक स्टेट है, तो वहाँ के लोगों ने क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया और फिर धीरे धीरे वो थ्रू आउट हमारे इंडिया फॉलोअर्स क्रिश्चियनिटी के फैले। चलो, पोर्टुगीज डिस्कवर्ड दिस सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। पुर्तगाल जो थे, पोर्टुगीज जो थे, उन्होंने क्या किया, सी रूट उन्होंने डिस्कवर किया था, यूरोप से वो आए थे इंडिया में। कब आए थे, जब वास्को डी गामा शिप पे लैंडेड हियर इन हिज शिप। वास्को डी गामा जब भारत के भ्रमण पे आए थे तब, अराउंड 700 ईयर्स अगो, 700 साल पहले क्या हुआ था, इब्न बतूता भी केरल आए थे एंड रोट अ ट्रैवलॉग, और उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री लिखी थी इन विच ही गेव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट मुस्लिम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ केरल। तो इब्न बतूता आए थे, उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में जो भी उन्होंने ट्रैवल किया, केरल में आए थे ट्रैवल करने के लिए, और जो भी उन्होंने लिखा उसमें क्या लिखा, अबाउट मुस्लिम्स जो कि केरल के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, डिफरेंट रीजन्स ऑफ केरल में वो लोग रहते हैं। दस द केरल कल्चर ऑफ केरल इज डाइवर्स ड्यू टू वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस। आप देख रहे हो केरला का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, ठीक है। टुडे पीपल इन केरला प्रैक्टिस वेरियस रिलीजन्स लाइक जुदाइज़म। यहाँ पे जो लोग हैं वो अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि जुदाइज़म हो गया, इस्लाम, अब इस्लाम कौन लाया, इब्न बतूता लाया, क्रिश्चियनिटी कौन लाया, सेंट थॉमस लाए, हिंदुइज्म तो हमारे देश में पहले ही से व्याप्त है, बुद्धिज़्म जो तिब्बतियन हैं, जो बौद्ध थे वो लाए, ठीक है। द पीपल ऑफ केरल आर मेनली राइस ईटर्स। केरला के लोग ज़्यादातर चावल खाते हैं। दे ऑल्सो रेलिश फिश एंड कोकोनट एज दीज आर ईजिली अवेलेबल एयर। और यहाँ पे फिश, मछली और चावल, मछली भात जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं। और कोकोनट, नारियल की भी खेती केरला में बहुत होती है। तो आप कभी केरला घूमने जाओगे तो वो लोग क्या करते हैं, जो नारियल का जो कटोरी होता है, ऊपर वाला जो छिलका होता है, उसका वो लोग बोल बना के कटोरी, उसमें दाल वगैरह परोसते हैं। तो वहाँ पे कोकोनट का बहुत खेती होता है, उसका सारा रॉ मटेरियल जो भी है उसका प्रोडक्ट, उसका वो लोग बना लेते हैं। केरल हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग ऑल दी स्टेट्स इन इंडिया। और केरल का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है अगर हम भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोई लिटरेट स्टेट है, प्रदेश है, तो वो है केरल। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, लगभग आई थिंक शायद 94.something%, 94.6 और 0 ऐसे कुछ परसेंटेज है लिटरेसी रेट। केरल का यहाँ पे मेंशन नहीं, आपको गूगल पे चेक करना जाके, ठीक है। तो इस तरीके से आप लद्दाख और केरल के डाइवर्सिटी के बारे में जानते हो, और आप देख सकते हो कि एक एकदम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में और एक साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, उनका क्या हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंस है, उनका बिजनेस सिग्निफिकेंस कितना है, ठीक है। यहाँ पे जो लोग आए, फिर उन्होंने वहाँ पे जो भ्रमण किया, फिर उसके बारे में जो भी लिखा है, तो उन किताबों से आप ये चीज़ें समझ सकते हो। चलो, सो क्लास, विद दिस वी हैव एंडेड आवर चैप्टर एंड वी विल continue our subject in the next class of our subject. Okay class, thank you.